नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को तमिलनाडु पहुंचे। वे तूतीकोरिन में भाजपा की बेल यात्रा में समापन समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान वे भगवान मुरुगन के दर्शन भी करी और साथ ही तमिलनाडु पहुंचकर दोपहर 12 बजे तिरुचेंदूर में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बेल यात्रा में शामिल हो रहा हूं। भगवान मुरुगन तमिलनाडु के रक्षक हैं और पूरे देश में उन्हें पूजा जाता है। उनका अपमान हमारे जीवन के मूल्यों पर अपमान है। शिवराज ने कहा है कि जो लोग हमारी संस्कृति और मूल्यों पर कुठाराघात करते हैं वे लोग सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तूतीकोरिन पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा की बेल यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान मीडिया से रूबरू भी हुए और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे बेल यात्रा में शामिल हुए। साथ ही कहा कि भगवान मुरुगन तमिलनाडु के रक्षक हैं और पूरे देश में उन्हें पूजा जाता है। उनका अपमान हमारे जीवन के मूल्यों का अपमान है। और इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जो लोग हमारी संस्कृति और मूल्यों पर कुठाराघात करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। इस बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एकत्रित किए जा रहे चंदे पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे का हिसाब मांगा है। बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले उस पैसे का हिसाब देना चाहिए जो उन्होंने पहले शिला पूजन करने के बाद चंदे के तौर पर इकट्ठा किया था। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल की उस टिप्पणी के संबंध में सवाल किया गया था, जिसमें विधायक ने मांग की है कि राज्य सरकार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए दान करने चाहिए। इसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने चंदे का हिसाब मांगा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी से एक बड़ा हिसाब मांग लिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया है उसका हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। और ये बात उन्होंने तब कही है जब भूपेश बघेल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल की उस टिप्पणी के संबंध में सवाल किया गया था, जिसमें विधायक ने ये मांग की थी कि राज्य सरकार को अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में 101 करोड़ रुपए दान करने चाहिए। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जो चंदा अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया जा रहा है और किया गया है उसका हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी को पहले पैसे का हिसाब देना चाहिए जो कि उन्होंने शिला पूजन करने के बाद चंदे के तौर पर इकट्ठा किया था। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक ने ये सवाल किया था और साथ ही ये भी मांग की थी कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में सरकार को 101 करोड़ रुपए दान करने चाहिए, जिसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी को चंदे का हिसाब देना चाहिए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में संदीप द्विवेदी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को हिसाब देना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास जो भी हो रहा है उसमें चंदा इकट्ठा किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, पहली चीज तो चंदा इकट्ठा हुआ और चंदे का जो खर्च कर रहा है हिसाब उनसे मांगे। बीजेपी कौन होती है हिसाब देने वाली? क्योंकि उसको लेकर सरकार ने ऑलरेडी कमेटी बना दी और उस कमेटी का काम है वो ट्रस्ट जो है वो अपने हिसाब से निर्माण करा रहा है। दूसरी चीज, भूपेश बघेल पहला ये भी बता दें कि उन्होंने योगदान कितना किया राम मंदिर ट्रस्ट में बनाने में, या कांग्रेस पार्टी ने कितना योगदान दिया राम मंदिर बनने में। तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनके पास जनता के मुद्दे तो बचे नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने के लिए विवादित बयान देके ही इनको मीडिया की टीआरपी मिलती है, इसलिए ये सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन खींचने के लिए इन्होंने इनका बयान है। बाकी भूपेश ब्रजमोहन अग्रवाल जो हैं, जो कि एमएलए हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि सरकार को चाहिए कि वो 101 करोड़ रुपए दान करे। उसके बाद में उन्होंने ये बात कही थी कि खुद बीजेपी, उसका तो जवाब आपने दे ही दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कनेक्ट तो है ही ना राम मंदिर से। नहीं, देखिए, लीगली किसी भी तरीके से बीजेपी कनेक्टेड नहीं है राम मंदिर से, क्योंकि जिस तरीके से संसद में प्रस्ताव पारित करके उसका ट्रस्ट बनाया गया और वो ट्रस्ट पूरा काम देख रहा है, मुझे नहीं लगता। देखिए, पहले भी सरकारों ने यही काम किया, चाहे आप वैष्णो साइन बोर्ड की बात करिए या जो अदर मंदिरों पे जो ट्रस्ट बनाए गए, वो उनका काम होता है चंदा लेना और चंदे को अपने हिसाब से खर्च करना। उसके लिए कहीं ना कहीं टीम भी बनाती है। सरकार ने अपना काम, जो कोर्ट ने कहा था, सरकार ने वो काम कर दिया। अब इस चीज में वो ट्रस्ट जाने और कोर्ट जाने, अगर किसी को लगता है कि किसी भी तरीके का घपला है, किसी भी तरह की कोई उनको आशंका है, तो उसको लेके वो कई लीगली प्रोविजंस हैं, उनका यूज कर सकते हैं। बयान देने का मतलब है कि सिर्फ आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए और मीडिया अटेंशन लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हो। वरना भूपेश बघेल से मैं पूछता हूँ कि वो बता दें उन्होंने कितना राम मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर पैसा दिया, या वो बता दें उनकी आका 10 जनपद में जो बैठी हैं उन्होंने कितना राम मंदिर के नाम पर जनता दे दिया। चंदा के नाम पे तो ये चवन्नी इनकी जेब से नहीं निकलती, लेकिन राजनीति करने के लिए, पूरा मुस्लिमों को भड़काने के लिए इन्हें राम मंदिर का मुद्दा चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जी ठीक है सर, शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ में आप हमारे साथ जुड़े। कृषि कानूनों को लेकर इस समय देश में माहौल गर्म है और तमाम किसान संगठन और राजनीतिक दल किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी किसान कांग्रेस ने समर्थन की बात कही है और 8 दिसंबर के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय में बैठक कर बालाघाट बंद करने की अपील की है। मैं अभी यहाँ बैठक में आया हुआ हूँ। यहाँ सभी पूरे जिले की कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है और किसान कांग्रेस की तरफ से कल दिनांक 8 दिसंबर को बालाघाट जिला बंद करने की अपील है। और मैं पर्सनल बोलना चाहता हूँ कि जितने भी व्यापारी भाई हैं, जो भी लोग हैं प्रतिष्ठान वाले, जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तहे दिल से मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपने किसान भाइयों के लिए कल के दिन 1 दिन का समय निकाल के बंद करने की कृपा करें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरीके से 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और उसमें वो शामिल होगी, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? मैडम, बालाघाट जिले में यहाँ कृषि अध्यादेश के खिलाफ में किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन काफी जोरों से चल रहा है। यहाँ पे विरोधी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के बालाघाट किसान कांग्रेस ने सोमवार को कार्यालय में बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान किया है, जिसको लेकर के यहाँ पे काफी भारी जोर से आंदोलन की तैयारियां चालू है। क्या तैयारी है इसको लेकर वीरेंद्र? मैडम, यहाँ पे समस्त जो ग्रामीण अंचल पे हैं वो किसान आंदोलन करते हुए सभी स्थानों पर पर्चे फेंक दिए गए हैं। यहाँ पे सभी स्थानों पर बता दिया गया है कि ये समर्थन सभी किसान भाइयों के लिए है और इस क्षेत्र में बालाघाट जिला बंद करने का आह्वान किया गया है। सभी से अपील भी की गई है कि वे बालाघाट जिला बंद करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। वहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों की बात की जाए तो वो इस कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या कहना? जी मैडम, यहाँ पे बरोबर यहाँ स्थिति बनी हुई है और किसान सभी लोग समर्थन पर हैं और चाह रहे हैं कि वो बालाघाट बंद रहे हमेशा की तरह। जी वीरेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद को जो है समर्थन दिया है और इसी के साथ में वहां पर मध्य प्रदेश के बालाघाट में किसान कांग्रेस ने भी
समर्थन की बात कही और 8 दिसंबर को भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ में उन्होंने बैठक करके बालाघाट बंद करने की अपील की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। कई राजनीतिक संगठनों ने भी किसानों का समर्थन किया और इसी क्रम में कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से सामने आ चुकी है और 8 दिसंबर को भारत बंद को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है। बालाघाट कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है बालाघाट बंद की। शिवपुरी का जिला चिकित्सालय इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहां मरीजों को सर्दी के मौसम में बेड तक नहीं मिल रहा है और मरीजों को जमीन पर ही ड्रिप लगाई जा रही है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें जिला अस्पताल का ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया हो। पहले भी ऐसी कई मामले सामने आ गए हैं जो जिला चिकित्सालय की इन अव्यवस्थाओं को उजागर करते हैं। वहीं जब हमने इस संबंध में जमीन पर लेटे मरीजों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम कई दिनों से जमीन पर ही लेटे हैं क्योंकि जिला चिकित्सालय में बेड की व्यवस्था ही नहीं है। वहीं जब इस संबंध में शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और ये अति संवेदनशील मामला है, इसकी जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। लग रही हैं सुबह से आए सर, पलंग नहीं था सर, पलंग नहीं था, यहाँ व्यवस्था नहीं थी, पलंग के नीचे डल गए, दर्द ज़्यादा हो जाता है इनको तो हमने नीचे डाल दिया। अच्छा, तो आपने किसी से बातचीत की कि पलंग की व्यवस्था करवा दी? उन्होंने कहा था आप देख लो, मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिला तो नहीं मिला सर, नहीं मिला तो अपन यही हो। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पर ज़मीन पर लेटे हुए हैं। हाँ, ये सामने वाले भी हैं। आए तो ज़मीन पर कब से लेटे हैं आप? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। तो कोई जिम्मेदार अधिकारी आया या फिर उन्होंने आपसे बातचीत की कि आप ज़मीन पर क्यों लेटे हैं? कोई ने नहीं करी बातचीत, बिल्कुल नहीं। पड़े हैं तो पड़े ही हैं। आपने जो जानकारी दी है बड़ी महत्वपूर्ण भी है और उसमें कार्रवाई की भी आवश्यकता है। स्पेसिफिक जानकारी तो मेरे पास है नहीं, पर यूँ भी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए कि लोगों को इस ठंड के समय में प्रॉब्लम आए। क्या बात है उसको हम दिखवाएंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। सर, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसा ही चलता आ रहा है सर। नहीं, कार्रवाइयाँ भी समय समय पर होती हैं, इतने की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। संभव है कि उन कार्रवाइयों को प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो सूचना आती है और कोर्स लेने की कोशिश की जाती है, पहले भी की है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र में भालू के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। खबर के मुताबिक सोनहत क्षेत्र के अगवाई गांव के 10 लोग इकट्ठा होकर रविवार की शाम जंगल से हर्रा इकट्ठा करने के लिए गए थे। इसी दौरान जंगल में इन लोगों पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक व्यक्ति को वन विभाग द्वारा बचा लिया गया है। बता दें कि कोरिया में लोगों पर भालू के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में भी रात के समय भालू के हमले में 3 लोग घायल हुए थे। देखिए, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक भालू ने 4 लोगों को मार डाला, साथ में 3 लोगों को घायल भी कर दिया था। अभी रात में प्रशासन और पुलिस की टीम, साथ में वन विभाग की टीम भी जाके चारों डेड बॉडी को वहां से जंगल से बहुत ही विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू करके लेके आए हैं और अभी सारे डेड बॉडी अभी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहाँ पोस्टमार्टम करके सुबह इनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सर, इस घटना में जिन भी लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार को किस प्रकार का क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा या आगे इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, देखिए, मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार के प्रति, और जो भी नियम से शासन की जो भी योजनाओं के तहत हम उनको क्षतिपूर्ति दे सकते हैं तत्काल हम उपलब्ध करा देंगे। एमपी के बालाघाट में बैनगंगा पुल पर स्विफ्ट कार में भीषण आग लग गई। इसी दौरान कार सवार बाल बाल बच गए। हादसे के बाद कई घंटों से बालाघाट से सिवनी मार्ग पर जाम लग गया, जिससे कई घंटों जाम लगा रहा और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जान जोखिम में डालकर लोग जर्जर पुल से आवाजाही करते हैं, जिससे आए दिनों हादसे का डर बना रहता है। यह खबर एमपी के बालाघाट से, जहां पर एक कार में अचानक से आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि आग में बैठे लोगों को बचा लिया गया। कार में आग लगने की घटना से कई घंटों तक जाम लगा रहा, जिसकी वजह से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस पुल पर ये आग लगी थी वो पुल जर्जर है और साथ ही आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और आए दिन हादसे का भी डर बना रहता है।
पूरे देश में जहां एक और कृषि कानून को लेकर विरोध शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ अधिकारियों की तरफ से किसानों के साथ खुलेआम ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल जिले में खेती करने वाले किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिस कारण किसानों को कृषि अधिकारी उन्हें कुछ भी नियम बताकर ठगी को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक ठगी का मामला रीवा के हनुमना कृषि विकास खंड से सामने आया है, जहां पर बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं की एक बोरी 850 रुपए में मिलती है, जिसके साथ में जिंक दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रोशन लाल पांडे की तरफ से किसानों को 1000 रुपए में गेहूं की बोरी दी जा रही है। आपको बता दें एक खबर एमपी के सलैया गए यहाँ यही गेहूं लेने के लिए। ये 20 ग्राम का गेहूं है। कितने में लिया गया? 1000 रुपये बोरी। किससे लिया? रोशन लाल पांडे से। कौन है ये समी सेवक हैं। कहाँ के? ये अपने ही सलैया के ही हल्के के हैं। सलैया हल्के के जी। कितने में दिए? 1000 रुपये बोरी दिए हैं। 1000 बोरी जी। 2 बोरी लिए हैं। 2 बोरी जी। तो आपने इस स्कीम के तहत कहीं और पता नहीं किया कि कितने में मिल रहा है? नहीं, कहीं नहीं पता किया, डायरेक्ट इनके पास आए। जी। कब लिए हैं? आज ही लिए हैं, अभी 1 घंटे आधा घंटे हो गए। 1 घंटे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लिया गया आपसे? और बैंक का पासबुक और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से ये मामला सामने है जिसमें खुलेआम ठगी कर रहे हैं कुछ अधिकारी हैं जो कि इसमें शामिल हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आई है अभी तक? जी बताना चाहूँगा कि ये किसान गए हुए थे वहाँ पे ग्राम बीज योजना के तहत गेहूं का बीज खरीदने के लिए, जिसका रेट फिक्स है, जो कि सिर्फ सरकारी रेट के हिसाब से 850 रुपए में मिलता है। उसके साथ में जिंक फ्री रहता है। लेकिन वहाँ पे ग्राम सेवक जो कि ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनके द्वारा 1000 रुपए में एक बोरी गेहूं दिया जा रहा है और उसके जो जिंक दिया जाता है वो जिंक का किसानों से अलग चार्ज लिया जाता है। वहीं पे जब इस बारे में किसान हम लोग मीडिया के सामने आके ये पूरी बात रखा है और जब ANB न्यूज की टीम पहुंची और ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी से इस बारे में सवाल की, तो ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी का कहना था कि हमें भूल गया था। वहाँ पे वो बातें बनाने लगे और बोले कि हमें भूल गया था इसलिए हमने जिंक नहीं दे पाया। जबकि यह पूछा गया कि आप एक बोरी पे 150 रुपए सीधा किसानों से ठगी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह नियम है। जबकि अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कृषि विस्तार अधिकारी सीधे खुलेआम ठगी करते हुए नजर आए और किसान जो यहाँ के ज्यादातर किसान अनपढ़ रहते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिसका फायदा यहाँ के ग्राम सेवक भली भांति उठाते हैं और उनके साथ खुलेआम ठगी को अंजाम देते हैं। तो क्या अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है विजय? क्या अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? नहीं, ऐसी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि ANB न्यूज के द्वारा अभी इसकी मुहिम चलाई जाएगी और आगे की पड़ताल हम लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो क्या विजय इसमें कई और भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होने की कोई जानकारी है या फिर ये सिर्फ ग्रामीण स्तर पर ही किया जा रहा है? जी, आशंका यह व्यक्त की जा सकती है कि अगर एक ग्राम सेवक जब ऐसे खुलेआम ठगी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से उच्च अधिकारियों का सपोर्ट तो मिला ही है, तभी वो खुलेआम बोल रहा है कि नहीं ऐसे शासन का नियम है। क्योंकि वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद थे और ग्राम विकास अधिकारी के सामने जब इस पे सवाल किया जा रहा था तो ग्राम विकास अधिकारी कुछ नहीं बोले और उनका मौन रहना, उनका मूक दर्शक बने रहना, यह साफ साबित करता है कि कहीं ना कहीं ठगी में इन अधिकारियों का भी हाथ सामने है। और विजय, बात ये भी है कि पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और कई सारी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फिर भी अधिकारी खुलेआम ऐसे जो है जितने भी ठगी करने का काम करे। विजय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ में स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।